Hi dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 3 ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम प्रीवियस यानी पिछले वीडियो में देख चुके हैं, सो डोंट यू गाइज वरी इफ यू हैव मिस समथिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन में 9th क्लास प्लेलिस्ट करके लिंक दी गई है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लेक्चर्स हैं एकदम सीक्वेंशियली अरेंज, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड देन फटाफट से आ जाओ, क्योंकि इस सेशन में हम बुक में जो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, चाहे स्मॉल आंसर्स हों यानी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड इवन कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। सो सेशन के बिल्कुल एंड तक बने रहें एंड अपनी नोटबुक जो है साथ में रखें। लेट्स बिगिन विद दिस क्लास। क्वेश्चन आंसर अगेन इंपॉर्टेंट है, हमें पता है क्योंकि एग्जाम में तो यही आते हैं मेनली, है कि नहीं। सो नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 98। आपकी सुविधा के लिए हमने पेज नंबर भी लिखा है, बुक से आपके पैनोरामा 1 पेज नंबर 98। उसमें आपने देखा होगा पोएम के बीच में ही एक बॉक्स में जो है यू विल फाइंड सम क्वेश्चन आंसर्स। सो एक क्वेश्चन आंसर कैसे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब क्या होता है, तो मेरी कथाएं नहीं लिखनी है, डिटेल में आंसर नहीं देना है, सिंपल। जैसे अगर मान लो ये टाइप के यूजुअली क्वेश्चंस किस में आ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यूजुअली बच्चों को लगता है मैम एक्सप्लेनेशन तो समझ लिया, ठीक है, अरे भाई क्वेश्चन आंसर का आइडिया तो लेते चलो। 1 मार्क में जैसे यूजुअली क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो तुमको बहुत थियोरी नहीं लिखनी है, जैसा क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, Why does the poet ask the wind to blow? अब पोएट यानी हमारे पोएट कौन है, शेक्सपियर। शेक्सपियर विंड को क्यों कह रहे हैं कि हवा तुम बहो, क्या रीजन है उसका। So the answer is, as the wind is not so painful that man's in gratitude। तो आंसर क्या है कि भाई पोएट क्यों कह रहे हैं विंड को ब्लो करने को, क्योंकि शेक्सपियर ने पूरी पोएम में बताया है कि विंटर की जो ठंडी जो हवाएं होती हैं वो इतनी चुभती नहीं है, उनसे इतना दर्द नहीं होता है जितना कि मैन के इनग्रैटिट्यूड। इनग्रैटिट्यूड वर्ड को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अनग्रेटफुल यानी ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी, इनग्रेटफुल यानी कि ये जो इनग्रैटिट्यूड है इनका, लोगों के साथ सही बर्ताव नहीं करना, किसी के आभारी नहीं रहना, है ना, वो चीजें हमें ज्यादा दुख देती हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि विंड जो है तुम बहो, तुम्हारा चुभना ठीक है, इंस्टेड ऑफ मैन। ओके, क्लियर है। तो बहुत लंबा आंसर हमको नहीं लिखना है, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर, ठीक। अच्छा, आंसर में आई नो यू गाइज हैव ग्रोन अप, तो इतना तुम लोग को आइडिया होगा, पूरा आंसर अपन लिखेंगे। द पोएट आस्क द विंड टू ब्लो बिकॉज, है ना, ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके बच्चा लोग, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन 2, Why does the poet call the winter wind not so unkind as man's ingratitude? शेक्सपियर जो है विंटर विंड को क्यों कहते हैं कि तुम जो है इंसान की जितनी अनकाइंड नहीं हो, अनकाइंड यानी बिल्कुल भी जो होता है ना, कोई अच्छा बिहेवियर नहीं होना, दयालु निर्दयी नहीं हो तुम इंसान की तरह। The poet says so because he has suffered a lot from ungrateful man। तो हो सकता है पोएट के ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे हो जिसमें उनके जीवन में उनके दोस्त हो, उनके आसपास वाले हो जो काफी अनग्रेटफुल रहे हो, तो इसलिए इन एक्सपीरियंसेस से पोएट ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन 3, What makes the poet say thy tooth is not so keen? पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि thy tooth is not so keen? thy का मतलब होता है your, है ना, यू या योर, जो तुम्हारे दांत जो हैं वो इतने कीन या वो इतने नुकीले नहीं है। यहां तुम्हारे किसको कहा है, विंटर विंड को। द बाइटिंग विंटर विंड डज नॉट हर्ट द पोएट एज डज द पर्सन्स इनग्रैटिट्यूड व्हिच ही लुक्स अपॉन एज फियर्स एनिमल विद कीन टीथ। तो वो कहते हैं हमें पता है यार, सर्दियों में जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है ना शरीर पे चुभ रही है, काट रही है। तो पोएट कहता है जो बाइटिंग विंटर विंड है वो पोएट को इतना हर्ट नहीं करती। यानी विंटर विंड कैसे ही हर्ट करेगी, फिजिकली, शारीरिक तरीके से, लेकिन इंसान की जो इनग्रैटिट्यूड है, ऐसा बर्ताव है, कभी कभार जो है तुम्हें धोखा देते हैं, XYZ जो भी फॉल्स चीजें होती हैं, डिसऑनेस्टी हो गई है ना, ये सब पर्सन के जो इनग्रैटिट्यूड है वो इतने नुकीले हैं कि तुमको विंटर विंड जो है अच्छी लगने लगती है कि नहीं, क्लियर है। चलो क्वेश्चन 4, Explain the mood of the poet when he says hey ho sing hey ho unto the green holy। तो आपको जो है पोएट का मूड बताना है। बोलो मैम हम तो नहीं थे, पोएट ने जब ये कहानी जब पोएम लिखी थी तो मूड कैसे बताया, बेटा मूड लाइन से देख के बताओ। हे हो सिंग, हे हो सिंग यानी वो सबको कह रहे हैं कि आओ भाई मेरे साथ गाओ,
है ना, अंडर दिस ग्रीन हॉली। सो द पोएट डेवलप्ड पॉजिटिव आउटलुक, इस पॉइंट पे पोएट ने जो है एक पॉजिटिव आउटलुक लेके आए वो, एंड सेज दैट लेट द विंड ब्लो अप टू द ग्रीन हॉली। ग्रीन हॉली बेसिकली एक ग्रीन श्रब होता है ना, जो कि थोड़ा नुकीला टाइप का होता है। यूजुअली आपने क्रिसमस वगैरह पे देखा होगा, इस टाइप का वो होता है थोड़ा सा, है ना। तो बोलते हैं ये जो है ठंडी हवा, तुम चलो इस ग्रीन हॉली में बढ़िया तरीके से जो है तुम चलो, क्योंकि ये लाइफ हमको बढ़िया से इंजॉय करनी है ना। तो एक पॉजिटिव आउटलुक आ जाता है उनका। Question 5. Explain the use of the word warp in the second stanza. सेकेंड स्टैंजा में पोएम के एक वर्ड यूज किया गया था warp, वाटर वार्प करके। तो इसका मतलब हमें समझाना है, the use of the word warp in the second stanza suggests freezing of water. आपको याद होगा वाटर वार्प करके लिखा था। तो वाटर वार्प क्या होता है, आपने कभी ध्यान दिया हो, जब लेक वगैरह में पानी होता है ना, तो जब बेटा बहुत तेज हवाएं चलती है ना, तो वाटर वार्प करता है। वार्प यानी बेंड हो जाता है या फिर जो है अपना शेप बदल देता है, चेंज ऑफ शेप, है ना। तो ऐसे नुकीला, जैसे मान लो पानी बह रहा है तो ऐसे नुकीले टाइप का होने लगता है, बहुत तेज लहरें आती हैं तो, ठीक है। तो वाटर वार्प का मतलब बेसिकली है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ऐसे नुकीला हो जाता है और फ्रीज हो जाता है सर्दियों में पानी, है कि नहीं। हमसे ज़्यादा आइडिया तो खैर जो नॉर्थ अमेरिका में या बर्फीले इलाकों में, तुम कश्मीर वगैरह भी मान लो, वहाँ रहते हो, तो उनको इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया होगा कि पानी जो ऐसे फ्रीज हो जाता है कि नहीं। चलिए, हाउ इज नेचर नॉट सो क्रूअल एज मैन। तो क्लियरली हमें बताना है कि क्योंकि पूरी पोएम ने, कवि ने कहा है कि नेचर जो है, कुदरत है, इंसान जितनी तो क्रूअल नहीं है। क्रूअल को हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बुरी नहीं है। नेचर इवन इन द फॉर्म ऑफ विंटर बाइट्स बट इट इज नॉट एज क्रूअल एज मैन। नेचर, अगर हम नेचर की बात करें, कुदरत की बात करें, इवन अगर हम बोलें कि सर्दी की चुभीली जो है विंटर है ये, और ऐसा नेचर है, फिर भी वो इंसान जितनी बुरी या चुभने वाली नहीं है। इट्स स्टिंग्स आर लेस हर्टिंग देन द स्टिंग्स एंड अनग्रेटफुलनेस ऑफ मैन। तो विंटर की जो स्टिंग्स हैं, जो कांटे हैं, वो इतना दुख नहीं देते क्योंकि वो तो फिजिकली हर्ट करते हैं। लेकिन इंसान की जो अनग्रेटफुलनेस है, उसका ये जो बर्ताव है, वो दोस्त जो हमें भूल जाते हैं, अच्छे किए हुए काम भी हमारे भूल जाते हैं, है ना, हमारे साथ जो है धोखाधड़ी करते हैं, तो वो सब जो है वो ज़्यादा दिल को चोट पहुँचाते हैं। एंड हमें पता है शारीरिक चोट जो है वो तो ठीक करी जा सकती है, लेकिन दिलों पे जो चोट लगती है, मेंटली इमोशनली जो चोट लगती है, वो ठीक करना मुश्किल है। ओके, चलिए, नाउ कमिंग टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यूजुअली आपको 3 या फिर हम क्या कह सकते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, यस, 3 और 5 मार्क्स। नाउ इसमें आपको यूज करना है कॉमन सेंस। कैसा कॉमन सेंस कि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन पे मार्क्स देखने हैं कि कितने मार्क का क्वेश्चन है। इन दैट वे यू हैव टू फॉर्मुलेट द आंसर, कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो हम उतनी डिटेल लिखेंगे, 5 मार्क का है तो डिटेल हम थोड़ी और बड़ी करके लिखेंगे। सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्पीकर्स ट्रैजिक मूड इज वेरी प्रोनाउंस्ड इन द पोएम, एलैबोरेट। स्पीकर यानी जो हमारे पोएट हैं शेक्सपियर, उनका ट्रैजिक मूड, ट्रैजिक यानी कोई ट्रेजेडी हुई हो उनके साथ, विंटर विंड की बात करते हुए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंसान कैसा है, तो आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है। The unkind and unfaithful behavior of man has highly disturbed the mind of the speaker. The tragedy starts when the love is denied or where the gratitude of man is not responded well. तो tragedy कब शुरू होती है, जब हमारा किया हुआ किसी को प्रेम हो, दोस्त के प्रति प्रेम हो, परिवार के प्रति प्रेम हो, है ना, या फिर हम मान सकते हैं कि हमारा वाइफ के प्रति प्रेम हो, जब वो प्रेम डिनाइड हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है, या हमारे कोई किए हुए काम पे हमको ग्रेटफुलनेस नहीं मिलती है, तब जो है ट्रेजेडी शुरू होती है। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्रेस हिज ट्रैजिक फीलिंग इन द पोएम, और यही फीलिंग्स जो है पोएट ने पोएम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है तो अपन इतना लिखेंगे, 5 मार्क का होगा तो ये जो ट्रैजिक फीलिंग्स हैं, ट्रैजिक फीलिंग जैसे धीरे धीरे कुछ पोएट ने बातें बताई हैं कि विंटर विंड के जो स्टिंग हैं वो इतने चुबीले नहीं हैं, है ना, जो उसकी ब्रेथ है रूड है लेकिन इंसान जितनी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अगेन एक चीज़ मैं बता दूँ, इंग्लिश लिटरेचर है, सो लिटरेचर में देयर इज नथिंग लाइक कॉपी पेस्ट, कि तुमने पलक मैम का आंसर कॉपी किया, पेस्ट किया, सबको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। इंग्लिश में बेहतर कैसे बनोगे, चलो क्लास 9 को एग्जाम तो दे दिया, आगे क्या, फिर हर साल तुम लोग स्ट्रगल करते हो इंग्लिश को पढ़ने में। सो सिंपल बात यह है, मैं चाहती हूँ कि अपने आंसर्स में अपनी क्रिएटिविटी डालो। इफ़ यू फील कि हाँ हम कुछ वर्ड्स और यूज़ कर सकते थे,
फ्री टू पुट इट इन। मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकती हूँ कि भाई इस टाइप से आंसर अपन कोट करते हैं, एंड सबसे सही बात तो तुमको स्पेलिंग सही लिखनी है और ग्रामर सही लिखनी है, ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ क्वेश्चन 2 पे। व्हाट डज द पोएट मीन टू से मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीलिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। पोएट ने इन वर्ड्स का यूज किया था, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीलिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली। फीलिंग का मतलब बेसिकली होता है फॉल्स, तो इसको एक्सप्लेन करना है हमें। द पोएट इज इन द फॉरेस्ट, हियर ही फाइंड्स दैट विंटर विंड इज नॉट द एनिमी ऑफ मैन। तो पोएट क्या ढूंढता है कि जो सर्दी की सर्दीली बर्फीली जो ठंड है और जो हवाएं हैं वो इंसान की दुश्मन नहीं है। देयर द लाइफ ऑफ मैन इज रेस्टलेस, दे आर चीटेड बाय देयर ओन फ्रेंड्स। तो वो कहते हैं इंसानों की दुनिया में देखें तो उनकी लाइफ जो है रेस्टलेस है। रेस्टलेस यानी बेचैनियों से भरी हुई, खुद ही के दोस्तों से उन्हें जो है धोखा मिलता है। दे क्वारल एंड ट्राई टू इंजर वन अनदर, वो फालतू ही बातों पे पुरानी पुरानी बातों को लेके जो है झगड़ा करते हैं, एक दूसरे पे दोष लगाते हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, यानी ऐसी बातों को उठाते हैं जो बहुत पहले हो चुकी हो। होता है कि नहीं, कुछ लोग होते हैं भाई हमारे जीवन में, देयर इज नो पीस, कुछ लोग होते हैं जिनको शांति ही नहीं चाहिए। जॉय एंड लाइफ इज डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड का बेसिकली मतलब होता है अनसैटिस्फाइड, असंतुष्ट। मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनको जीवन में शांति चल रही है तो उनको शांति पसंद नहीं है, अनसैटिस्फाइड रहते हैं हर चीजों से, तो दूसरों को भी परेशान करेंगे, है ना। Therefore, the poet expresses the feeling regarding the false friendship of men. So इस particular line से जो है poet कौन सी feeling बताते हैं? The poet expresses the feeling regarding false friendship, जो झूठी दोस्ती इंसान दिखाता है। Okay? All right. Clear है बिल्कुल? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Why and how is the severe winter kinder than an ungrateful person? तो यहाँ पे कहा जा रहा है सीवियर विंटर, सीवियर का मतलब होता है ये जो इतनी खतरनाक ठंड होती है, काइंडर, काइंडर यानी और ज़्यादा भली होती है एक अनग्रेटफुल पर्सन से। कैसे? तो देखो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि पोम्स बहुत लंबी नहीं होती है। सो ओवर हेयर जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे दे आर काइंड ऑफ सेम, बस पूछने का तरीका अलग है। तो उस हिसाब से आपको मेन पॉइंट स्टोरी का याद रखना है क्या है, एंड देन पुट इट इन योर आंसर। द विंटर स्काई and cold winter blowing in it are though chilly but not biting as an ungrateful man। तो यानी विंटर स्काई और कोल्ड विंटर ऑल्दो वो चिली है यानी ठंडी है, कपकपाती हुई है, लेकिन एक अनग्रेटफुल इंसान से तो फिर भी बेहतर है। सिवियर विंटर विंड हर्ट्स फिजिकली, तो ये बात आप जरूर लिख सकते हैं, ठंडी की हवा तुमको फिजिकली शारीरिक तौर पे जो है हर्ट कर सकती है। बट द डीड्स ऑफ एन अनग्रेटफुल मैन, डीड्स यानी जो काम करता है एक अनग्रेटफुल मैन, वो मेंटली और इमोशनली हर्ट करते हैं। दैट इज वाई सिवियर विंटर इज काइंडर देन एन अनग्रेटफुल पर्सन। काइंडर बेसिकली कहाँ से वर्ड आया है? काइंड से, है ना, काइंड यानी भला, है ना, तो काइंडर। क्लियर है आंसर? चलो क्वेश्चन 4। हाउ डज डिस्क्राइब हाउ द पोएट हैज कन्वेड द फीलिंग्स ऑफ एन अफ्लिक्टेड मैन। आपको डिस्क्राइब करना है कि पोएट ने जो है एक अफ्लिक्टेड मैन की फीलिंग्स को कैसे कन्वे किया है। अफ्लिक्टेड बेसिकली जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो परेशान हो, या उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस देखा हो दोस्तों से या बाकी लोगों से। सो द पोएट हैज कन्वेड द फीलिंग्स ऑफ एन अफ्लिक्टेड मैन इन एन एक्सप्रेसिव मूड। बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए पोएट ने बताया है, क्योंकि पोएट कौन थे भाई? शेक्सपियर। He has given a real picture of human nature। उन्होंने इंसानों का जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, उसका एक बहुत ही रियल पिक्चर, सही साठ चीज हमको दिखाई है। When someone loves blindly with anyone, he must be deceived। ये बहुत ही बढ़िया बात कही है, क्योंकि तुम लोग भाई टीन एज में हो, सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद दीज थिंग्स, कि आप जो है अभी इसी उम्र में जो है इफ़ यू लव समवन ब्लाइंडली, अच्छा इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि तुम्हें प्रेम नहीं करना है, पेरेंट्स का प्रेम अलग होता है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, तुमको डूबना नहीं है। क्यों? इसका एक रीज़न है, बिकॉज व्हेन यू लव समवन ब्लाइंडली, तुम्हारे पास एक चीज़ दूसरे का भी दोष नहीं है। पता है इसमें गलती बेवकूफ़ी हमारी होती है, क्योंकि हम क्या बिल्ड करते हैं? एक्सपेक्टेशंस, एंड एक्सपेक्टेशंस यूजुअली लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। क्यों हम किसी से एक्सपेक्ट करें यार? जब हम खुद को ही खुश नहीं रख पाएंगे तो हम दूसरों को क्या एक्सपेक्ट करें? इट्स यू हु डू योरसेल्फ। अब इसमें भी हम दूसरों के दोष ना ढूंढे तो बेहतर है कि नहीं? खुद को ही खुश रखो, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं when कोई किसी से ब्लाइंडली प्यार करता है या किसी को बहुत ही ज़्यादा कुछ देता है ना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, वो डिसीव होता ही है, उसको धोखा मिलता ही है ना, क्योंकि वो बहुत एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता है। हम इंसानों को क्या है,
हम ये चाहते हैं हमने जो दिया हमें वो मिले, यही सबसे बड़ी भूल है। हम अच्छे बने रहे, जीवन भर अच्छे बने रहे, दैट इज अवर मेन पॉइंट। कोई हमारे साथ अच्छा हो या नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ी रखें, समझदारी रखो लेकिन अच्छे रहो, ठीक है। बुरे कर्म कभी नहीं करो, ओके। और जो हो जाते हैं तो उनके लिए ज़रूर दिल से माफ़ी मांगो कि हम ये अगली बार ना करें। चलिए, तो बोला पलक मैम अलग ही ज्ञान के उसमें चली गई, आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यार ये बातें भी करना, सब्जेक्ट तो पढ़ते ही रहते हैं लेकिन ये चीज़ें भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे याद है जो हमारे टीचर्स, जो हमारे गुरु हमें जो बात बता देते हैं ना, वो लाइफ टाइम याद रहती है। तो होपफुली मेरी ये बातें अगर किसी को अच्छी लगे, लाइफ टाइम याद रहे, तो मेरे लिए भी बढ़िया है कि नहीं। चलो, फेथ हैज़ अ लिमिट, ये भी बढ़िया चीज़ बोली। फेथ होना एक लिमिट है, लेकिन जब आपको खुद पे फेथ होगा, खुद पे यानी आपकी जो अंदर सोल है, आपकी आत्मा है, आपके जिसे आप भगवान मानते हो, ईश्वर मानते हो, अल्लाह मानते हो, जो भी मानते हो, उस पर आपको फेथ होना, वो फेथ बेस्ट होता है, ठीक है। मोर फेथ मीन्स मोर पेन। अगर आप इंसानों पे फेथ करो या किसी ह्यूमंस, क्योंकि किसी की गलती नहीं है यार, सब अपनी लाइफ में परेशान है, तो आप उन पे फेथ करके उन पे बर्डन डाल रहे हो एक्स्ट्रा, है ना, तो वो फेथ बर्डन डालोगे तो तुमको ही दर्द मिलेगा। Thus, distress in such cases is usually not healed। और इस केसेस में जो डिस्ट्रेस है, जो परेशानी है, वो यूजुअली हील नहीं हो पाती है, क्योंकि वो कैसी होती है, वो इमोशनल डैमेज होती है। क्या होता है? इमोशनल डैमेज, है ना, जो कि क्योर करना मुश्किल होता है, ओके, ठीक है। चलो, बढ़िया, बहुत समझदार बच्चे हो, और ये बातें अच्छी लगती है मेरी तो कमेंट में ज़रूर बताया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 5, समराइज दिस पोएम इन अबाउट 100 वर्ड्स। अब समराइज मैंने कहा था बेटा कि जब हमने पिछले एक्सप्लेनेशन वीडियो में पूरी पोएम पढ़ी थी एंड लास्ट में मैंने आपको समरी दी थी कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट समरी के, तो इंपॉर्टेंट है इन अराउंड 100 वर्ड्स, अप्रॉक्स 100 वर्ड में। अच्छा, 100 वर्ड में बच्चे क्या करते हैं, बैठ के गिनेंगे एक एक शब्द। बेटा एक एक शब्द मत गिनो, तुम जब लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि 100 वर्ड्स में कितनी लाइनें आती हैं। मान लो 10 लाइनें आ गई, 12 लाइनें आ गई, तो ऐसा अंदाज़ा बना के चला करो। 100 से 120 हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 200 मत कर देना बस, ठीक है। ऑलराइट, चलो, here's the summary. The poet addresses the biting and stinging winter wind through this poem and says that man's ingratitude is more painful than the bite of the cold winter wind. So the poet says, most friendship is pretense. प्रिटेंस एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका मतलब होता है दिखावा। ज्यादातर दोस्तियां क्या है, एक दिखावा है। द मोस्ट लविंग इज मियर फुलिशनेस, एंड जिससे जितनी ज्यादा लविंग फ्रेंडशिप हो वो मियर। मियर का मतलब होता है, ये मेरे वर्ड नहीं है ना, ये क्या है, मियर कहते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन कैसा है, मियर। मियर का मतलब होता है बिल्कुल, है ना, मियर यानी बिल्कुल, इस वर्ड को नोट कर लो, ठीक है। मियर यानी मियर फुलिशनेस, यानी बिल्कुल बेवकूफ़ी है। बोलते हैं ना अपन हिंदी में, बिल्कुल बेवकूफ हो तुम तो। सो मियर फुलिशनेस। इन द एंड द पोएट सेज दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एडवर्सिटीज, और आखिर में पोएट जो है बोलते हैं ना, अंत भला सब भला। तो एडवर्सिटीज यानी इतनी परेशानियों के बावजूद भी इंसान का जो जीवन है वो फुल ऑफ हैप्पीनेस है, जॉय है, तो अपनी खुशी आप जरूर खुद ही ढूंढे, ओके। क्लियर है बिल्कुल समरी, बहुत बढ़िया। चलो आगे आते हैं कॉम्पोजिशन पे। क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आपकी बुक में जितनी चीजें दी है मैं सब कवर कराऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। सब आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन इज बेसिकली जिसे हम बेटा राइटिंग स्किल्स कहते हैं, जो कि एग्जाम में आती ही है। फॉर एग्जाम्पल लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। तो यहाँ बुक में जो दिया है उसको बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं एंड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द एक्टिविटी? एक्टिविटी इज राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उसमें आपको सिंपल पैराग्राफ राइटिंग करनी है। नाउ अगेन इंग्लिश की इंप्रूवमेंट के लिए सब मुझसे कहते हैं, सो आपको ईमानदारी से पलक मैम की बात माननी है। अपने पास एक पेपर रखना है रफ सा, और एक पेन या पेंसिल लेनी है। फटाफट से 5 मिनट लेके जो है इसमें जल्दी से इस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ राइटिंग करो। ये नहीं है कि वीडियो आगे करके हम आंसर देख ले रहे हैं, इट हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि जब तुम खुद से पैराग्राफ लिखोगे तुम्हें समझ आएगा कि पलक मैम के और हमारे पैराग्राफ में क्या अंतर है, किस तरह से हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड हो सकता है किसी बच्चे का पैराग्राफ बहुत ही बढ़िया हो, तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, खुद से लिखो, एंड देन जब मैं यहाँ दिखाऊंगी तो तुम्हें आइडिया लेना है। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कोई दूसरा ही टॉपिक आ जाए, तब भी क्या करोगे, तब थोड़ी ना रट के जाओगे। सो शो योर ओन क्रिएटिविटी। ऑलराइट, टॉपिक समझा देती हूँ। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये कहानी बहुत बार सुनी होगी ये कहावत। एक दोस्त जो जरूरत के काम टाइम पे काम आता है वही एक सच्चा दोस्त है। इट इज अ फ्रेंड इन डीड। सो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड
इज अ फेमस प्रोवर्ब, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, which tells us about the true friends in life, जो हमें सच्चे दोस्तों के बारे में बताता है. True friends are those who really help us in our bad times of the life. सच्चे दोस्त वही हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रह सकते हैं. अच्छा, बुरे वक्त में साथ खड़े रहने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास पैसे की कमी है तो हमें पैसे दे दे, भाई हो सकता है उसके पास भी प्रॉब्लम हो, लेकिन साथ खड़े रहने का मतलब है इमोशनली आपको वो एक स्ट्रेंथ दे जो आपके अच्छे कामों में आपका साथ दे और बुरे कामों में आपको डांट लगाए. ठीक है. They never left us alone. They motivate us and always support whenever we need them. तो ऐसे दोस्त जो हमें कभी अकेला ना छोड़ें, जो हमें जीवन में अच्छा करने के लिए मोटिवेट करे, जेलसी वगैरह की चीज़ें नहीं हो एंड हमेशा हमें सपोर्ट करे. ट्रू फ्रेंड्स बिकम वेरी स्पेशल इन आवर लाइफ एंड रिमेन विद अस. ये बहुत ही सही बात है, क्योंकि भाई जीवन में कुछ सच्चे दोस्त होते हैं ना, मतलब मुझे तो याद है मेरे जो स्कूल टाइम से दोस्त हैं ना, आज भी दोज आर लाइक माई बेस्ट बडीज़. अच्छा, बेस्ट बडीज़ का मतलब नहीं कि हमारी रोज़ बात होती हो, हम महीने में एक आध बार बात करते हैं, लेकिन जब वो होती है ना तो इट्स लाइक यस, ये सच्चे दोस्त हैं एंड हमेशा जो आपके साथ खड़े रहते हैं. तो स्कूल के दोस्तों को ना अभी बिल्कुल अच्छे से पकड़ के रखना, ठीक है. दे विल अभी लाइफ टाइम तक वो तुमको याद रहेंगे. ऐसा नहीं है रोज बात कर पाओ, बट हो जाती है, वो कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाती है. गुड फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट इन आवर डिफिकल्टीज, फॉर whom इट इज नॉट नेसेसरी टू बी फ्रॉम सेम फील्ड, सेम क्लास और सेम कास्ट. तो गुड फ्रेंड्स हमेशा सपोर्ट करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सेम फील्ड से हो. जैसे पर्सनली मेरे तो जितने दोस्त थे सबका सब्जेक्ट अलग था, या फिर सबके कास्ट अलग थे, सबके जो है फील्ड वील्ड सब कुछ, घर भी दूर दूर थे भाई बहुत, है ना. ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज लिसन टू यू एंड करेक्ट द मिस्टेक्स यू डू. ये भी सही बात है. सच्चे दोस्त हमें हमेशा तुम्हारी बात सुनेंगे एंड कहीं तुम गलत हो तो तुम्हें करेक्ट करेंगे टू ब्रिंग यू एट द राइट पाथ. ट्रू फ्रेंडशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्टेड एंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अमंग ऑल रिलेशनशिप्स इन दी लाइफ. ओके, सो जीवन में हमें पता है कितने भी तुम रिश्ते बना लो, कितने भी लोग हों, एक सच्चे दोस्त वाली जो बात होती है ना, वो कहीं नहीं होती है ना. सो चेरिश योर ट्रू फ्रेंडशिप्स. ऑलराइट, ठीक है, चलिए क्लियर है. अब आते हैं, एक और टॉपिक आपको दिया है क्योंकि हमारे काइंड ऑफ पोएम से रिलेटेड ही बातें हैं. तो फ्रेंडशिप पे बात थी, पहला पैराग्राफ लिखा. दूसरा पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग. तो तुम्हें पैराग्राफ राइटिंग करनी है एक ठंडी विंटर की सुबह. अब इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो. इसमें जो है आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो. आपको कोई विंटर की सुबह याद हो कि ऐसा कुछ सीन हुआ हो, आप वो लिख सकते हो. या फिर आप जो है कोई फिक्शन यानी कोई मेडअप कहानी भी बना के लिख सकते हो. ठीक है, विंटर मॉर्निंग को एक्सप्लेन मत करना, कोई कहानी भी बना सकते हो. मान लो उस कहानी में तुमने कैरेक्टर ले लिया और उसको छोटा सा करके आप पैराग्राफ लिख सकते हैं. क्या है? अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग. ठीक है, देखते हैं. चलो, इट इज द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर, यानी दिसंबर का आखिरी हफ्ता है. द वेदर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. वन मॉर्निंग I got up at 4 as usual and went for a stroll. Stroll यानी एक वॉक करने गया मॉर्निंग की. As I stepped out of the house, 4 बजे उठा है सुबह. मतलब तुम 4 बजे नहीं उठते हो तो सही में लिख देना, ऐसा नहीं 4 बजे, 6, 7, 8 भी लिख सकते हो. As I stepped out of the house, I began to shiver with cold. फिर आगे क्या बोला कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, पैर आगे रखा, कदम आगे रखे, I began to shiver. शिवर यानी क्या होता है? कपकपाना चालू हुए ना, ठंडी में जैसे कपकपाते हैं. An extremely cold wind was blowing. My hands and feet were benumbed with cold. Benumbed का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हमारे हाथ जो है सुन्न पड़ जाते हैं. तो सुन्न को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? benumbed. My nose began to run. मेरी नाक दौड़ने नहीं लगी. अच्छा, began to run ऐसे नहीं नाक बाहर निकल के दौड़ रही है. began to run यानी नाक बहने लगी. and ears were as cold as ice. and हमें पता है सबसे ज़्यादा ठंडे कौन से हो जाते हैं? हमारे कान बहुत ठंडे हो जाते हैं. कान और ये नोज़ की जो स्किन होती है, क्योंकि पिन्ना है ना यहाँ पे, बहुत ही ठंडा हो जाता है. I was chilled to the marrow. My legs became stiff and cold, not a bird chirp. यानी मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे और कोई चिड़िया की भी चर्प यानी क्या होता है? कोई चिड़िया की भी आवाज़ नहीं आ रही थी. The birds lay huddled together in their nest. चिड़िया जो है अपने नेस्ट में, अपने घोंसलों में एकदम साथ में थी ताकि ठंड नहीं लगे उन्हें. The weather became intensely cold. All outdoor activities were suspended. यानी जितनी बाहर की एक्टिविटीज़ हैं, खेलना कूदना, वो सब जो है बंद हो गई थी. I sat by the fireplace. और जहाँ आग जल रही थी मैं वहाँ बैठा हुआ था. And waited for the rain to cease. और मैं इंतज़ार कर रहा था कि रेन जो है कब रुकेगी. Cease यानी होता है stop. As soon as the rain stopped, I made for the school on my cycle. Made for the school यानी मैं स्कूल निकल गया अपनी साइकिल पे.
द बाइटिंग कोल्ड विंड मेड इट डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप गुड ग्रिप ऑन द हैंडल बार एंड मेंटेन बैलेंस। जो बहुत बाइटिंग कोल्ड विंड यानी जो है विंड है, हवाएं हैं, वो ऐसे लग रहा था जैसे खा रही हूँ हमको ना, चुभ रही हूँ। तो इससे साइकिल चलाने में, ग्रिप पकड़ने में बहुत मुश्किल है। ठंडियों में पता है गाड़ी या साइकिल चलाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि हाथ जो है ना जमने लगते हैं बिल्कुल, और बैलेंस ही नहीं बनता है कि नहीं। सो सेम स्टोरी जो है यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की है। आई होप इट इज क्लियर। तो सिंपल, मैंने कहा ना आप कोई भी छोटी सी स्टोरी बना के इस टॉपिक पे लिख सकते हैं। Alright, I hope it is clear. So with this, we end question answers of poem number 3, Blow Blow Thou Winter Wind. इस poem का explanation देख चुके हैं and question answers अब finish हो गए हैं. So hopefully आप लोगों ने सभी answers को अच्छे से note किया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो like and दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल भी नहीं भूलें. Let me quickly tell you कि Magnet Brains हिंदी मीडियम आपको देता है ये जितने भी कोर्सेज हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज हैं ये सारे वीडियोस। यानी ऐसा नहीं है आप 2-3 वीडियो देखो और आपको किसी भी टाइप का चार्ज पे करना पड़े। बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन है विद क्वालिटी कंटेंट। सो सारे वीडियोस देखो, बढ़िया। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से क्लास 9 का पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर पोएम के ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।